हेलो बच्चों, वेलकम बैक। नितिन की पाठशाला में आप सभी का दोबारा स्वागत है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम मैकेनिज्म वाले पार्ट में एक वीडियो बना चुके हैं सिलेबस की। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब की। तो अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास द एनर्जी कंसिडरेशन, जो हमारा नेक्स्ट है टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं एक बार। देखिए एनर्जी कंसिडरेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे हम जो रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इन दैट केस कौन कौन से ऐसे एनर्जी के कंसर्न है जो हमें ध्यान में रखने होंगे या हमें पता होना चाहिए कि व्हाट्स हैपनिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल, राइट, रिगार्डिंग द एनर्जी कंसर्न। सो स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन इज सेड टू बी फेवरेबल। कोई भी रिएक्शन जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो एनी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी फेवरेबल ओनली व्हेन डेल जी इज नेगेटिव। ये वर्ड आपने सुना होगा +2 की किताबों में, +1 में आया होगा थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में कभी। दैट इज द गिब्स फ्री एनर्जी, राइट। G denotes the Gibbs free energy. And what is this delta? Right. This is the change in Gibbs free energy. Energy change. Right. So it must be negative. Del G must be negative यदि रिएक्शन को अपने आप अकर होना है, spontaneous होना है, favorable होना है। Now this is the equation del G is equal to del H minus T delta S, जहां पर इन टर्म्स का क्या मतलब है ये तो बता दिया है मैंने। डेल एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। एंथैल्पी, एच डिनोट्स द इंथैल्पी। टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन एंड डेल एस व्हाट डज इट मीन? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी में कितना चेंज है, राइट। सो ये आपके टर्म्स हैं और ओवरऑल डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे यदि हम देखें रैंडमनेस जो वर्ड है, व्हाट डज इट मीन? ये डिनोट करता है एंट्रोपी को। सो देखिए, इफ रैंडमनेस इंक्रीजेस टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए रैंडमनेस क्या होता है? अनऑर्डर्ड मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये लगा लीजिए, राइट। जितना डिसिप्लिन में मॉलिक्यूल मूव करेगा इट मीन्स ऑर्डर है। एक आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। ऑर्डर में कब कहा जाएगा? जब एक प्रॉपर डिसिप्लिन में मूवमेंट हो रही है। लेकिन यदि कोई भी ऑर्डर ही नहीं है, मूवमेंट रैंडमली हो रही है, इन दैट केस हम कहते हैं कि रैंडमनेस बढ़ गई है, राइट। सिमिलर इज द केस विद मॉलिक्यूल्स। सो एंट्रोपी क्या है? दैट डिनोट्स द रैंडमनेस। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस या एंट्रोपी चेंज होगा, राइट, सो डेल एस पॉजिटिव होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। क्यों? क्योंकि ये टर्म देखिए टेम्परेचर केल्विन में है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता। डेल एस है वो यदि पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये टर्म क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि माइनस है ना यहाँ आगे, ये टर्म होगी माइनस। और ये जितना माइनस होगा उतने चांस है कि ये ओवरऑल टर्म भी माइनस हो, और माइनस होनी जरूरी है तभी तो फेवरेबल होगी, राइट। अब डेल एच का तो समझ में आ गया। अब डेल एच का क्या इंपैक्ट है? डेल एच क्या है? चेंज इन इंथैल्पी। 2 टर्म्स आती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स में एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनका क्या मतलब है? यदि रिएक्शन से के दौरान रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हुए आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उसको हम शो करते हैं नेगेटिव से, राइट। सिमिलरली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हुए यदि आपको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है, रिलीज नहीं हो रही है, हमें रिएक्टेंट को एनर्जी दी ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, इन दैट केस उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 देखते हैं। सपोज कीजिए रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो ये डेल एच क्या आ गया? नेगेटिव। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। सो रिएक्शन वुड बी फेवरेबल,
समझ में आ गया, क्योंकि टोटल सम देखना है हमने दोनों का, ये भी नेगेटिव था ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव को ऐड करोगे नेगेटिव ही मिलेगा और हमें नेगेटिव चाहिए फेवरेबल के लिए। एंडोथर्मिक की बात करें तो डेल एच मस्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बात करते हैं यदि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तब अमाउंट का असर रहेगा। यदि टी डेल्टा एस की वैल्यू इससे ज्यादा है तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यदि कम है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो रिएक्शन फेवरेबल कब होगी, व्हेन टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल एच, राइट। सो ये आपके कुछ एनर्जी कंसर्न थे कि डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, राइट। डेल एस तो पॉजिटिव होता ही है, रैंडमनेस बढ़ती है, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए फेवरेबल है, एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल तब होगा जब टी डेल्टा एस से डोमिनेट करेगा, राइट। स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसा लिखा जाता है। देखिए आगे आप समझते हैं, देयर आर टू थ्योरीज, दो थ्योरीज है जिनके बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं इन एनर्जी कंसर्न को या मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो उसके लिए दो आपके पास थ्योरी है। सो वन बाय वन चलते हैं। फर्स्ट थ्योरी आपके पास है, दैट इज द कोलिजन थ्योरी। नाम से ही अंदाजा लग जाना चाहिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोलिजन, यानी कि टकराव। दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं और टकराने के बाद नया प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड दिस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, राइट। सो रिएक्शन इज बिलीव्ड टू टेक प्लेस थ्रू कोलिजन्स अमंग द मॉलिक्यूल्स, राइट। एक टर्म आती है, एक नंबर में केयूके में पूछ लेते हैं कई बार, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसकी डेफिनेशन ये है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट सेकेंड एंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, यानी कि 1 यूनिट वॉल्यूम में और 1 सेकेंड के लिए जितने भी कोलिजन होंगे उनको कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट इशू, ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव, ऑल द कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। दो रीजन है जिसकी वजह से इफेक्टिव नहीं है, पहला है एनर्जी फैक्टर, दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर, और इन दोनों कंसेप्ट को मिलाकर हम निकलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। सो वन बाय वन स्टडी करते हैं। एनर्जी फैक्टर क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट आता है, जो क्या है, सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू बी पोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल फॉर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट। और उस एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। ये एनर्जी जब रिएक्टेंट के पास होगी तभी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, राइट। सो सिंस द रिएक्टेंट्स do not possess this energy at ordinary temperature and pressure, so some extra energy is needed to provide them, so that molecule may have energy equal to threshold energy, and this extra energy is called as the activation energy. दो टर्म्स आई है, threshold and activation energy, right? So activation energy is equal to threshold energy minus energy of reactants in ground state. एग्जाम्पल के लिए ये आपके सामने एक फिगर बनाई हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द वॉल, बैरियर है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, और ये मॉलिक्यूल आप ग्राउंड लेवल से इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ये तो गैप है, दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल एट द ग्राउंड स्टेट, यानी कि दिस वन, ओके। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या है कि बैरियर को यदि क्रॉस करना है तो इस मॉलिक्यूल को यहां से उठ के यहां से प्रोडक्ट पे जाना पड़ेगा, राइट। तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको कहा जाएगा थ्रेशहोल्ड एनर्जी, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, 0 से लेके ऊपर तक, ग्राउंड लेवल से अप साइड तक, दैट इज द थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इन दोनों को क्या, इसको इसमें से या तो ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी एज पर द रिएक्शन डेफिनेशन क्या था कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमें, अब देखिए ये मॉलिक्यूल बिना एनर्जी प्रोवाइड करवाए
इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे एनर्जी कितनी है, बस इतनी है। हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ी, इतनी, तब जाके ये मॉलिक्यूल इसके बराबर हुआ और तब इसने क्रॉस किया। नाउ दैट इज द एक्टिवेशन। याद रह जाएगा कंसेप्ट? ओके। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है, देखिए सभी के सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, ओरिएंटेशन भी बहुत मैटर करती है। सपोज कीजिए एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, दोनों यहाँ पे कोलाइड हुए, बट क्या हुआ, ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया। समझ में आया? राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि परफेक्ट कोलिजन नहीं हुआ और परफेक्ट चांस नहीं मिला कि एनर्जी को ट्रांसफर कर सके एक दूसरे में। तो जिसकी वजह से ये ओरिएंटेशन की वजह से, बेकार ओरिएंटेशन की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट। वही अब एक दूसरा कंसेप्ट लो। सपोज कीजिए आपके पास ये मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, राइट, सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है, दोनों हेड ऑन कोलाइड हुए, तो सफिशिएंट टाइम भी मिल गया एनर्जी ट्रांसफर करने का और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो गए। नाउ समझ में आ गया कि ओरिएंटेशन फैक्टर कैसे वर्क करता है। अब ओवरऑल रेट की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो आपको शुरुआत में बताया था, दिस वन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी फैक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाय ओरिएंटेशन फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, सो दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और यही कंसेप्ट था कोलिजन थ्योरी का। तो आपके पास एग्जाम में जब आ जाता है, इन दैट केस आपको बताना होगा कि कोलिजन थ्योरी में कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं। जैसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट हो गया, ये स्टेटमेंट आ गई, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, व्हाई कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट नॉट इफेक्टिव मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो चलिए अगली थ्योरी पे आते हैं, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। नाम से ही पता लग रहा है हम कोलिजन से के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट के बारे में ना। ट्रांजिशन स्टेट की देखिए, स्टेट है मतलब कि आपकी कोई ना कोई स्टेट है, राइट। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में कहीं एक ट्रांजिशन स्टेट जरूर आती है हर रिएक्शन में। एवरी रिएक्शन पोजेस द ट्रांजिशन स्टेट, राइट। तो इसी थ्योरी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो एज पर दिस थ्योरी कोलिजन्स लीड्स टू हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज, यानी कि कोलिजन की वजह से जो रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल्स है, वो हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, राइट। और ऐसे मॉलिक्यूल को जो हाईली एनर्जेटिक स्पीशीज है, ऐसे स्पीशीज को कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट द ट्रू मॉलिक्यूल। एक्चुअल में मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, राइट। तो इसलिए ट्रू मॉलिक्यूल नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए, मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बीच में कहीं एक प्रोबेबिलिटी का स्टेट है, राइट। सो इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। नाउ del G1, del G2, that is, these are the change in Gibbs free energy for one reactant and second reactant. Okay, so that depends upon strength of bond. Obvious है, bond break हो रहे हैं तो bond की strength पे depend करेगा कि कितनी value रहेगी इनकी, right? जितना strong bond होगा उतनी ही ज्यादा Gibbs free energy या कह लीजिए activation energy रहेगी और उतना ही लोअर रेट रहेगा। क्यों? बैरियर ज्यादा हो गया। मैं फिर से बताता हूं, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज्यादा गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज चाहिए, और डेल जी जितना ज्यादा है इसका मतलब बैरियर ज्यादा है गया, सो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी लोअर। ओके, सो del G dot is a thermodynamic quantity
which represents only the differences in Gibbs free energy of reactant and product, so that doesn't affect rate of reaction. याद रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, ये केवल एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, समझने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ग्राफ्स बनाए हुए हैं अलग अलग। ये तो सिंगल ग्राफ है जहां पे क्या हो रहा है, ए 1 रिएक्टेंट है, बी सी 1 रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल, राइट, दिस इज एटम, दिस इज मॉलिक्यूल, दोनों आपस में कोलाइड हो रहे हैं। कोलाइड होने के बाद ये क्या बन गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, ए बी सी सेम डिस्टेंस पे, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हुआ, ये बॉन्ड बनना शुरू हुआ, तो ए भी बन गया एज ए प्रोडक्ट प्लस सी एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। सो ओवरऑल यदि हम देखें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हुए डेल जी नोट, दैट इज द डेल जी नोट जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि दिस चेंज क्यों, क्योंकि देखिए यहां से जी की वैल्यू ज्यादा है, यहाँ पे कम है, सो कम में से ज्यादा वालों को घटाओगे तो माइनस आएगा, और माइनस ही हमें चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ही कहा जाता है डेल जी मस्ट बी नेगेटिव फॉर अ फेवरेबल रिएक्शन, राइट। तो ये आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट या सिंगल स्टेप रिएक्शन थी। अब सपोज कीजिए सिंगल स्टेप की बजाय 2 स्टेप है, जैसे ये दोनों दी हुई हैं। रिएक्टेंट है, पहले ट्रांजिशन स्टेट आई, बीच में एक स्टेबल डिप आ गया, इसको कहा जाता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कहा जाता है ये जो डिप आया दोनों हिल्स के बीच में। एक बार इंटरमीडिएट बना, फिर ये दोबारा से ट्रांजिशन स्टेट से पास होके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ओवरऑल देख सकते हैं नेगेटिव है, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा है, डेल जी 1 इज मच मोर एज कंपेयर टू डेल जी 2, ये बहुत ज्यादा है, राइट। सो डेल जी इज मच मोर, जिसकी वजह से यहां से यहां तक आने में समय लगेगा। उसके बाद जब इंटरमीडिएट बन गया, ये काफी कम है गैप, तो इंटरमीडिएट इजीली इसको कवर अप करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब जब ये इंटरमीडिएट इजीली कन्वर्ट हो रहा है, सो इट इज रिएक्टिव, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिएक्टिव इंटरमीडिएट। वही अब इस मॉलिक्यूल पे आ जाओ। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बना, ये जो गैप है ये कम है, ये ज्यादा है, डेल जी 2 ये ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो यहां से इसको कवर करना काफी मुश्किल है। सो आपके स्पीशीज कहाँ रहेगी, यहीं पे काफी समय के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट, ओके। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां भी नेगेटिव ही है, राइट। तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि इन 2 ग्राफ में से कौन सा इंटरमीडिएट ऐसा है जिसको आइसोलेट किया जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिस वन, स्टेबल। वजह क्या है, जब ये आपका स्टेबल है तभी तो आप आइसोलेट कर पाएंगे ना, ये तो रिएक्टिव है, बनते ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो दैट वाज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो कहती है कि कोलिजन की वजह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है और उस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ही आपकी रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट अब आपके पास एक टर्म, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं इंटरमीडिएट टर्म आई थी। अब हम डिफरेंट टाइप्स के इंटरमीडिएट्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन, राइट। सो शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज, दे आर कॉल्ड एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कितने प्रकार के हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन 7 types of reactive intermediates in organic chemistry. So one by one start करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, ध्यान रखना। पहला स्टार्ट करते हैं कार्बोकैटायंस। नाम से आपको अंदाजा लगाने के लिए तरीका बताता हूं। देखिए कार्बो किससे डिनोट करता है, कार्बन से, एंड कैटायंस किसको कहते हैं, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे रिएक्टिव स्पीशीज जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो
उनको हम कंसीडर करते हैं, कहते हैं कार्बोकैटायंस। ओके, so chemical species carrying positive charge on a carbon which has a 6 electrons in its valence shell are called as a carbocation. ओके, so कैसे जनरेशन किया जा सकता है? एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ एल्काइल हैलाइड है, X रिमूव करके R पॉजिटिव आ गया, नाउ दैट इज द कार्बोकेटायन। सिमिलरली ये आपके पास एल्कीन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज द कार्बोकेटायन। ROH था, हाइड्रोजन कैप्चर हुआ, R पॉजिटिव बन गया, दैट इज द कार्बोकेटायन, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। नाउ क्लासिफिकेशंस की बात करें, कार्बोकेटायंस आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, टर्शियरी कार्बोकेटायन। ये वन है क्या, 1 बाय 1? देखिए, अब एग्जांपल के लिए मैं सपोज यहाँ पे बात करता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ प्रोपेन है, CH3 CH2 CH3, राइट। सो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, केवल इससे, राइट। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? केवल यहां से 1, राइट। सो ये दोनों के दोनों क्या कहला जाएंगे? प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 and 2, 2 कार्बन से। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी कार्बन। ऐसे टर्शियरी कार्बन होता है जब 3 से जुड़ता है, क्वाटरनरी भी होता है, राइट। अब ये कार्बन मैं क्यों बता रहा हूं आपको? अब यदि हाइड्रोजन, आपका जो हाइड्रोजन है वो जब रिलीव होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हाइड्रोजन यदि आपका प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ था, लेट्स सपोज, और वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो प्राइमरी कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। यदि सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और यदि टर्शियरी कार्बन पे है तो हम कहेंगे टर्शियरी कार्बोकेटायन, राइट। सो दीज आर द 3 टाइप्स। स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी कार्बोकेटायन की? sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी स्ट्रक्चर होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में आपको समझाया था मैंने, राइट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रायगोनल प्लेनर है, 120 डिग्री एंगल है, और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपका वेकेंट है, तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 बॉन्ड्स, 3 दूनी 6। तो ओवरऑल इस कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और वही हमने डेफिनेशन में भी कहा कि विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, दैट इज द प्लेनर स्पीशीज। आप देख सकते हैं ये प्लेनर स्पीशीज है, जिसकी वजह से रिएजेंट आपका यहां से भी आ सकता है अटैक, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। ओके, सो दैट इज द कार्बोकेटायन। अगला चलते हैं कार्बेनाइन, द केमिकल स्पीशीज कैरिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बोकेटायन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, कार्बेनाइन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। कैसे जनरेट कर सकते हैं? दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। हाइड्रोक्सिल ने हाइड्रोजन को कैप्चर किया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज विच इज डिलोकलाइज, राइट। सो कार्बन पे नेगेटिव आया, सो दैट्स व्हाई कार्बेनाइन। क्लासिफिकेशन सिमिलर वे में होगा। यदि प्राइमरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी कार्बेनाइन, सेकेंडरी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो सेकेंडरी कार्बेनाइन, टर्शियरी पे है तो टर्शियरी। हाँ, स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3। तो स्ट्रक्चर इज द sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। पिरामिडल शेप रहेगी, एंगल रहेगा 109.5 डिग्री, और ये जो स्ट्रक्चर है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये पिरामिडल शेप है जहाँ पे 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन, हाइब्रिडाइज वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज रहेगा या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। तो ये था कार्बेनाइन। नेक्स्ट देखते हैं फ्री रेडिकल्स।
फ्री रेडिकल्स आपके क्या होते हैं? दीज आर द स्पीशीज कैरिंग द ओड और अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम। कार्बन पे ना तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है ना कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, बट अनपेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो इसको कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। ये आपके पास कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्लासिफिकेशन सिमिलर पैटर्न रहेगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप देख लेना। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर क्या रहेगी? sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो अनहाइब्रिड है ऑर्बिटल उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो प्लेनर स्पीशीज है तो काफी रिएक्टिव भी है, ओके। तो ये थे आपकी फ्री रेडिकल, और ये तीनों के तीन आपके कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटरमीडिएट जो आता है दैट इज द कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या है? देखिए, एक तो कार्बन वर्ड आ गया कार्ब, और ईन्स क्या है आपके पास है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रहेगा, तो उसके केस में कहा गया कार्बीन्स। तो डेफिनेशन की बात करें, दीज आर द न्यूट्रल डाइवेलेंट। डाइवेलेंट मतलब कि दो बॉन्ड बने हुए हैं, जैसे CH2, राइट। सो न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज in which carbon atom is bonded to two monovalent atoms and two electrons are available. They are called as a carbenes. Example के लिए जैसे ये देखिए CH2 है, दो बॉन्ड बन रहे हैं, CH बॉन्ड दो है, तो यानी चार है तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और दो इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन पे अवेलेबल। सो देखा जाए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल रहेगा या न्यूक्लियोफाइल? चलो क्वेश्चन आंसर यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स फॉर द जनरेशन ऑफ कार्बीन्स, ओके। CCl2 है, CH2 है। अब क्लासिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं आपके पास, या तो सिंगलेट कार्बीन या ट्रिपलेट। सो सिंगलेट कार्बन किसको कहा जाता है? देखिए, सिंगलेट और ट्रिपलेट, इससे पता लग जाना चाहिए। सिंगलेट मतलब बात कर रहे हैं हम सिंगल की, जहां पे ओवरऑल स्पिन, हर इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है। यदि ओवरऑल स्पिन आपकी सिंगल है, 1 है, तो उस केस को हम कहते हैं सिंगलेट। और ओवरऑल स्पिन यदि आपकी 3 है तो हम कहेंगे ट्रिपल है ना, तो ट्रिपलेट कहा जाएगा उसे। तो क्या होता है, देखिए कार्बन पे दो बॉन्ड तो बन चुके हैं, अब कार्बन पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहते हैं, p ऑर्बिटल्स दो हैं, राइट। क्यों? सिंगलेट कार्बन का यदि हम एग्जांपल ले, दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज, ये आपके पास एक बॉन्ड हो गया CC बॉन्ड एग्जांपल के तौर पे, ये सेकंड CC बॉन्ड, ये आपका रह गया थर्ड ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी ये हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और दोनों इलेक्ट्रॉन यदि इसी ऑर्बिटल में है तो क्या पॉसिबिलिटी निकलती है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका यही कहता था कि एक ऑर्बिटल में यदि दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए, राइट, क्योंकि चारों के चार क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो दैट सिमिलर इज द केस, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है? अपोजिट है एक दूसरे से, और यदि अपोजिट स्पिन है तो ओवरऑल स्पिन कितनी हुई? 0। सो मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं? 2s + 1, तो 2 × 0 + 1 तो इक्वल टू 1 आ गया ना, सिंगल, राइट। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन, और शेप इसकी रहेगी ट्रायगोनल प्लेनर या बेंट शेप कहेंगे एक्चुअल में, ठीक है, बेंट शेप। अब बात करते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के केस में क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिलेंगे, और दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएंगे py एंड pz, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या है? दोनों की सेम है। यदि स्पिन सेम है तो इन दैट केस ओवरऑल स्पिन क्या हुई? हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1, तो 2s + 1 में s की जगह पुट अप करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1
+1 यानी कि 3. सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट ट्रिपलेट कार्बीन. और शेप कैसी होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते, शेप आपकी होगी लीनियर. ओके, सो लीनियर शेप है, ये बेंच शेप है. दैट इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन. अब आपके लिए क्वेश्चन है एक, कमेंट सेक्शन में बता देना कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल होना कौन सा चाहिए, सिंगलेट जिसमें एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, या ट्रिपलेट जिसमें दोनों ऑर्बिटल दोनों अलग अलग है, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में. ठीक है, और रीजन भी बता देना. अगला चलते हैं नाइट्रीन्स. जैसे कार्बीन्स था वैसा ही सिमिलर केस है नाइट्रीन्स का. नाइट्र वर्ड किससे डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन से. तो डेफिनेशन क्या रहेगी, सिमिलर है. न्यूट्रल मोनोवैलेंट नाइट्रोजन स्पीशीज in which nitrogen atom has a 2 unpaired electrons and is bonded to only one monovalent atom, that is called as a nitrines. एग्जाम्पल के लिए ये मेथड है जनरेशन का, ये that is the nitrine. नाइट्रोजन पे 1 and 2 unpaired, 2 electrons paired shared है, राइट. तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो देखा जाए ये 2 बॉन्ड बना सकता था, लेकिन बॉन्ड इसने केवल 1 बनाया होगा. क्लासिफिकेशन वही सेम, सिंगलेट भी हो सकता है, ट्रिपलेट भी. ठीक है, यदि इफ 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 ऑर्बिटल्स as a paired electrons and one unhybrid orbital is empty, then nitrine is called as a singlet. ये आपके पास है सिंगलेट, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों हाइब्रिडाइज्ड है और अनहाइब्रिड खाली है आपका, राइट. सो इसको कहा जाएगा सिंगलेट. क्यों, ओवरऑल स्पिन कितनी होगी, 0. ये 0 होगी, यहां भी 0 होगी. ट्रिपलेट कब होगा, जब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन और किसी ऑर्बिटल में, जैसे ये, राइट. 4 थे, 4 में से एक तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में रह गया, sp हाइब्रिडाइज है ये शेप, और दूसरा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड में रह गए. नाउ दैट इज द ट्रिपलेट. सो इसकी शेप कैसी रहेगी, यह आपकी है लीनियर, ये भी लीनियर क्योंकि 2 ही एटम है, राइट. ये sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, ये आपका sp हाइब्रिडाइज. तो सिंगलेट sp2 है, ट्रिपलेट आपका sp है. नाउ दैट इज द नाइट्रीन्स. आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एराइंस. एराइंस वर्ड में देखिए 2 वर्ड से मिलकर है. AR मतलब क्या होता है, एरोमेटिक. सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है, बेंजीन, राइट. और आइंस वर्ड कहाँ आता है, जहां ट्रिपल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड C. सो बेंजीन में यदि आपके एक डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एराइंस. सो एरोमेटिक कंपाउंड्स containing C triple bond are known as एराइंस. ठीक है, कैसे, ये आपके पास मेथड है जिसके थ्रू आप इसको जनरेट कर सकते हैं. ये देख सकते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर, राइट. अब इसमें ये तो sp2 रहेंगे, ये कौन सी स्ट्रक्चर रहेगी, sp, राइट. सो अनस्टेबल है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है आपका. नेक्स्ट आपके पास आता है इनेमाइंस. ये भी कई बार इंटरमीडिएट के तौर पे आपको मिलता है रिएक्शन मैकेनिज्म्स में, तो नाम से ही अलग करने की कोशिश करें. इन क्या होता है, डबल बॉन्ड. अमाइन यानी कि NH2. ठीक है, सो डबल बॉन्ड एंड NH2 दे आर इन कंजुगेशन. यदि NH2 ग्रुप आपका, ये NH2 है, NR2, राइट, नाइट्रोजन ग्रुप, ये यदि उस कार्बन पे जुड़ा हुआ है जिसमें डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, तो इसको कहेंगे हम इनेमाइंस, राइट. सो दे आर अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स. सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमीन्स है, एंड दिस इज द जनरेशन मेथड. देख लेना. नाउ तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट की फोटो ले सकते हो आप, हैं, तो इस हिसाब से अपना देख लेना. अब तो लास्ट क्वेश्चन रह गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
इस चैप्टर का। उसके बाद ये चैप्टर खत्म है मेरी तरफ से। वो क्या है, हमने ये तो देख लिया कि कार्बोकैटायन कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कार्बोनाइन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फ्री रेडिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, ये तो समझ आ गया। बट इनका कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, राइट। कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर अलग है, फ्री रेडिकल्स का अलग है, कार्बोनाइंस का अलग है। ठीक है, तो उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। अब देखिए मैं आपको रिजल्ट बताऊं। कार्बोकैटायन में जो टर्शरी कार्बोकैटायन है, यानी कि पहले आएगा ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी और टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन। फ्री रेडिकल्स में भी सिमिलर सिनेरियो है, यही ऑर्डर रहेगा। कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल का सेम ऑर्डर है, बट कार्बोनाइन का ऑपोजिट है, राइट। वो यहां नहीं लिखा, आप इसको उल्टा कर दीजिए। प्राइमरी सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी कम, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपका कौन सा है, टर्शरी कार्बोनाइन। याद रहेगा। अब स्टेबिलिटी की बात करें कि किस बिहाफ पे हम एक्सप्लेन करें कि ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, तो देयर आर 3 इफेक्ट्स, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन, स्टेरिक। अब इंडक्टिव इफेक्ट में लेके चलें तो ये तो हाइपर कंजुगेशन से बताए हुए हैं। इंडक्टिव में आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए किसी कार्बन पे आपके 3 CH3 ग्रुप है। हर CH3 ग्रुप का काम क्या है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। तो कार्बन पे, कार्बोकैटायन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल कार्बन पे है, ये CH3 डोनेट कर रहा है, ये CH3 डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं पॉजिटिव कार्बन की तरफ आ रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो एज पर इंडक्टिव इफेक्ट, जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ही ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल रहेगा। और सिमिलर केस फ्री रेडिकल का है, राइट। सेम केस में स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो मोर एंगल रिलीफ आपका इस ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन ये रहा, ये आप देख सकते हैं। पहले सपोज कीजिए ये आपके पास क्या है, CH2 प्लस है और एक CH3 लगा हुआ है। नाउ हाइपर कंजुगेशन में पिछले चैप्टर में आपको बताया था मैंने नो बॉन्ड रेजोनेंस के बारे में या सिग्मा पाई कंजुगेशन के बारे में। तो वहां पे क्या था, यदि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाता है, ये सिग्मा यहां इंट्रैक्शन करता है तो पाई बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक स्ट्रक्चर। ऐसे ये भी कर सकता है, ये भी, तो 3 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। So overall, in the case of one methyl group attached to the positive carbon, there are 3 structures. केवल 3 ही स्ट्रक्चर बन सकती हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा के मिथाइल लगा दिया। तो अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से। तो ये क्या, किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का। अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर तो ये बन रही है, बट 3 ये भी बनाएगा। तो ओवरऑल कितनी होगी, 6, 1 2 3 एंड 3 मोर। तो स्टेबल कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी। एंड सिमिलरली मैं इस वाले हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मिथाइल से। तो अब इस कार्बन पे 3 मिथाइल है, 1 2 3। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो क्या कहा जाएगा, टर्शरी कार्बन। और पॉजिटिव चार्ज है तो दैट्स व्हाई टर्शरी कार्बोकैटायन। ओके, तो यहाँ कितनी स्ट्रक्चर है, 3 ये, 3 और 3 ये, 6 और। तो ओवरऑल 9 स्ट्रक्चर्स है। सो एज पर द हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या स्टेरिक इफेक्ट, कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर या फ्री रेडिकल्स का क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी, देन सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट स्टेबल आपका कौन सा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन या फ्री रेडिकल। याद रहेगा। ओके, सो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका यूनिट 3 थी फ्रॉम माय साइड, इट्स ओवर। कुछ भी बच्चे को डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी पढ़ते रहिए, अपना इसको रिवाइज करते रहिए। जितनी बार आप इन चैप्टर्स को, इन
टॉपिक्स को पढ़ेंगे उतने ही ज्यादा प्रॉब्लम निकल के आएगी, तभी आपको क्लियर होएगा, कंसेप्चुलाइज होएगा कि सही क्या है गलत क्या है। ये इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, दैट इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फर्स्ट सेम का इतना ही है, बाकी फिर कभी किसी और वीडियो लेक्चर सीरीज में मिलेंगे। तो ठीक है बच्चों, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए हैं, और जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय।